संघ और तकनीकी डिप्लोमा धारकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और यूके SSSC एग्जाम रद्द करने के फैसले पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये कदम युवाओं की भावनाओं का सम्मान और पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और योग्यता और पारदर्शिता आधारित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा है। सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वैश्य समाज आर्थिक सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। वैश्य समाज सदियों से सनातन और संस्कृति का ध्वज वाहक है। और बुके देने के लिए मैं माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक जी से चाहूंगा कि वो बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। पुष्पगुच्छ और दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। वैश्य समाज हमारे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म सौभाजम, अर्थात खेती करना, गौवंश की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें 44 IAS, PCS समेत कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम बनाया गया है। IAS गौरव कुमार को चमोली का डीएम बनाया गया है। आशीष कुमार भटगाई पिथौरागढ़ के डीएम बनाए गए। आकांक्षा कोंडे अब बागेश्वर की जिलाधिकारी होंगी, जबकि अंशुल सिंह अल्मोड़ा के डीएम होंगे। सीएम धामी के निर्देश के बाद PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने रविवार सुबह विभागीय अफसरों के साथ मालदेवता समेत शहर की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पैचवर्क समेत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के काम का भी जायजा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने PWD को दीपावली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे और फिर दोबारा शनिवार को हुई एक मीटिंग में सीएम ने PWD को अलर्ट जारी किया। हरिद्वार में गंगा के एक टापू पर फंसे हुए लोगों के लिए जल पुलिस के जवान देवदूत साबित हुए। चंडी घाट के पास गंगा का अचानक से जलस्तर बढ़ जाने से 7 लोग एक टापू पर फंस गए और काफी देर तक मदद की गुहार लगाते रहे। सूचना पाकर श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन गंगा का बहाव तेज होने के चलते पुलिस वहां पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों की मदद ली गई। राफ्ट और अन्य उपकरणों के साथ पहुंचे जल पुलिस के जवानों ने टापू पर पहुंचकर 7 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षित बचाए जाने के बाद फंसे हुए लोगों ने राहत की सांस ली और जल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चलो। रुद्रप्रयाग का एक बेटा जिसने समंदर में अपने सपनों की राह चुनी थी, अब उसी समंदर ने उसे निगल लिया था या फिर कहीं छुपा लिया, किसी को अब पता नहीं चला है। देहरादून में रह रहा परिवार अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा लौट आएगा। राजधानी देहरादून के पटेल नगर की संजय कॉलोनी में रह रहा परिवार घर का बेटा करणदीप सिंह राणा, जो मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट था, सिंगापुर से चीन जा रहे शिप से संदिग्ध हालातों में लापता हो गया।
20 सितंबर की शाम को कंपनी से फोन आया, आपका बेटा मिसिंग है। करणदीप 18 महीने की ट्रेनिंग पर था, जिसमें से 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। ये उसकी आखिरी 6 महीने की ट्रेनिंग थी। लेकिन अब परिजन अब हर दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। पिता ने बताया कि कंपनी का कहना है कि घटना श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में हुई। रेस्क्यू टीम भेजने की बात कही गई, लेकिन हकीकत अब तक रहस्य बनी हुई है। रात को 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मुंबई ऑफिस से। कैप्टन ऋषिकेश है वहाँ पे, तो उनको फ़ोन आता है कि सर आपका बेटा मिसिंग है। मैंने कहा जी मेरा बेटा मिसिंग कैसे हो सकता है, वो तो समुद्र में, अगर मिसिंग भी है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपको अपडेट करेंगे। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बताती हैं 20 सितंबर की दोपहर बात हुई थी, बेटा खुश था, बोला था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसी रात कंपनी का फोन आया कि बेटा जहाज से गायब हो गया। 2 दिन बाद सिर्फ एक जूता और कैमरा मिलने की बात कही गई। बहन सिमरन कहती है करण बेहद होनहार था, उसने SIM इंस्टीट्यूट से टॉप रैंक में पढ़ाई की थी। 2021-22 बैच का टॉपर भी था। फिर दोपहर में उसका फ़ोन आया 12:15 बजे करीब, हमारी बात हुई 6-7 मिनट, तो ठीक था, नॉर्मल था बेटा, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब डेली की तरह जैसे घर की बातें होती है वही हमने की हैं। तो 20 को ये हुआ, 22 को इन्होंने बताया, 22-23 तारीख को, कि उसका शू और कैमरा मिला था डेक पे। 2 दिन बाद बताया, तो हमें वो भी स्ट्रेंज लगा कि आपको ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी, क्या पता कुछ पोर्ट्रे करने के लिए बताया जा रहा हो। इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न कंफर्मेशन नहीं है इसकी भी हमारे पास। फिर बताया कि चीफ कुक ने देखा था लास्ट टाइम उसको डेक पे 5:45 बजे करीब। फिर वो जब 7 बजे तक उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो हमने उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला तो हमने MRCC को इन्फॉर्म किया। अब उस घर में सन्नाटा पसरा है, जहां करण के लौटने की उम्मीद हर रोज दरवाजे की ओर देखती है। समंदर ने एक बेटा छीन लिया और छोड़ दिया एक परिवार को बेसब्र इंतजार में। सपनों का जहाज अब खामोश है और एक माँ पिता की उम्मीद अब सिर्फ जवाब की आस में है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कफ सिरप के मामले में सीएम धामी के आदेश पर औषधि विभाग ने पूरे राज्य में छापेमारी करना शुरू कर दिया है। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में एक्शन लिया है और अब तक कफ सिरप के 350 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। वहीं कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रदेश में इस वक्त जांच के लिए बड़ा अभियान चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में अगले 1 महीने तक अभियान चलाएंगे। इसका व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और कई दुकानें हमने सीज भी कर दी हैं और ये अभी पूरा 1 महीने तक हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। रुड़की में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस शहर और देहात के क्षेत्रों में बाहरी लोगों और किराएदारों का वेरिफिकेशन कर रही है। पुलिस ने बाहरी लोगों और किराएदारों का सत्यापन किया। खामियां मिलने पर मकान मालिकों का चालान भी काटा और साथ ही पुलिस ने गन्ना कोल्हू संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना पुलिस की वेरिफिकेशन के कोई मजदूर काम नहीं करेगा। पुलिस के अभियान का मकसद अपराधियों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना है। रुड़की में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। दुकानों से मिठाइयों के साथ पनीर, दूध और मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 50 सुपर सैंपल हमने जांच कर लिए हैं, जिसमें कि
फिलहाल 4 या 5 सैंपल अभी हमारे ऐसे जो सब स्टैंडर्ड लग रहे हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा लग रही है, उसको लीगल सैंपल ले रहे हैं। अभी बीच में हमने पनीर की भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 4 कुंटल पनीर डिस्टर्ब भी किया था, जिसमें जो संदिग्ध लग रहा था, जिसमें कि रिफाइंड की मिलावट मौके में जो पाया गया है, रिफाइंड और स्पीड पाउडर पाया गया था, उसी को संदेह के आधार पर उसको डिस्टर्ब भी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के जीबी पंत यूनिवर्सिटी में चल रहे किसान मेले में शामिल हुए। वहीं किसान मेले में लगे स्टॉलों पर भी सीएम धामी पहुंचे और वहां पर लोगों के साथ संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के किसान मेलों से किसानों को काफी फायदा होता है। इस तरह के मेले में किसानों को एक जगह पर कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए किसान अपनी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस किसानों की हर समस्या का समाधान करने पर है। के अंदर भी हम बहुत सारी योजनाएं किसानों के हितों के लिए चला रहे हैं, चाहे फार्म मशीनरी बैंक हो, एप्पल मिशन योजना हो, कीवी मिशन योजना हो, या अन्य कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने हों, वो सब हम काम कर रहे हैं दोनों क्षेत्रों के लिए। चाहे वो हमारा राज्य भौगोलिक रूप से जहाँ एक बड़ा भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं हमारा कृषि का बड़ा क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र भी है। दोनों क्षेत्रों में चूँकि वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की आवश्यकताएं, ज़रूरतें अलग अलग हैं, उसके अनुरूप भी हम राज्य के स्तर पर भी अपनी नीति बना रहे हैं। सर, आज अपने भारत सरकार के नीति आयोग ने उत्तराखंड में लगातार कम हो रही कृषि भूमि को लेकर चिंता जताई। आयोग ने चेताया है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक तरह से डिजास्टर बन सकता है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड की 50% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। बावजूद इसके पिछले 24 सालों में उत्तराखंड में 2 लाख हेक्टेयर कृषि लैंड कम हो गई है और इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। पर्यटन और उद्योग की तुलना में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सिकुड़कर मात्र 10% रह गया है और नीति आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। नीति आयोग का कहना है कि इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में राज्य के लिए एक डिजास्टर बन सकता है। राज्य गठन के समय प्रदेश में 7,69,000 हेक्टेयर कृषि भूमि थी, जो साल 2022-23 में घटकर करीब 5,68,000 रह गई है, यानी कि करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि घट गई है। लोग जमीन को छोड़ कर आ रहे हैं और वो फैलो लैंड हो रही है। जो पहाड़ों की ज़मीन होती है उसको लगातार मेंटेन करना पड़ता है। बारिश आ गई, वो बंद टूट जाएगा, बह जाएगी। उसकी कांस्टेंट यदि आप मेंटेनेंस नहीं करते तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कृषि भूमि जरूर कम हुई है, लेकिन हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि लैंड कम होने के बाद भी उत्पादन पहले की अपेक्षा 3 लाख टन बढ़ा है। हालांकि उनके इस जवाब से नीति आयोग इत्तेफाक नहीं रखता। हमारा खेती का क्षेत्रफल जो है 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। ये इस बात का मतलब है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार, हमारे किसान बेहतर काम कर रहे हैं। आज अन्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में विशेषकर आज हिमाचल व कश्मीर के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज जो एरिया की कमी है उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। ओके, और आप उसे होने भी कौन देंगे? वो तो सबसे इजी है उसे मेंटेन करना। तो वो ये सोचना कि उत्पादकता में वृद्धि उसको कॉम्पनसेट कर देगी, वो देखो लैंड का डैमेज हो जाना, यदि आप उसको कल्टीवेट नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, वो आगे वाले जनरेशन्स को अवेलेबल नहीं होगी यदि किसी समय पे आप उसको कल्टीवेट करना चाहें। बहरहाल कृषि लैंड का कम होना पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां सबसे अधिक पलायन हुआ है। नीति आयोग का कहना है कि खेती किसानी से लोगों का पलायन ना हो, इसके लिए सरकार को इसके कारण और समाधान दोनों पर गंभीरता से फोकस करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक गुलदार के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए और पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के साथ जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, खेत बंजर हैं और घरों के आसपास झाड़ियां के होने की वजह से गुलदार को अपने छुपने के लिए वो आदर्श स्थल मिल जाता है। वो थोड़ा सा एक है। दूसरा, प्रकाश की उचित व्यवस्था है, अगर लोग अपने घरों के आसपास बना के रखें। और महिलाएं खेतों में अगर जाती हैं तो वो शाम के टाइम, अंधेरे के टाइम पे ना जाएं, समय से अपना ये सा खेतों वाला काम निपटा लें और समूह में जाएं तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में 5 बाघों के ट्रांसलोकेशन के बाद 5 और बाघ लाने की तैयारी हो रही है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से परमिशन मांगी है। राजाजी के मोतीचूर वाले पश्चिमी हिस्से में हाल ही के वर्षों में कॉर्बेट से पकड़कर 5 बाघ लाए गए थे। विभाग अब 5 और बाघ लाकर इस एरिया में बाघों की संख्या बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस बार ये बाघ कॉर्बेट से नहीं लाए जाएंगे, बल्कि कॉर्बेट के बाहरी क्षेत्रों में घूम रहे बाघों को लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो। हाँ, वो हमने जो ट्रांसलोकेशन की बात करें वो राजाजी का पश्चिम दिशा में, क्योंकि पूर्व दिशा में तो टाइगर है। अभी हमने 5 कर दिए थे। अभी उसका कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार और 5 एडिशनल करने के लिए एनटीसीए से हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग 6000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में टीचर से लेकर 4th क्लास तक के पदों पर होने जा रही भर्ती पर विपक्ष के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही चुटकी क्यों ले रहे हैं? शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर दिसंबर तक वैकेंसी निकलने जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में 1400 LT, 2100 प्राइमरी स्कूल में टीचर और 2400 ऐसे कर्मचारियों को इस साल नियुक्ति मिलेगी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी में अब उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने उसी न्याय पंचायत में जमीन दान की हो या कोई गरीब परिवार से संबंध रखता हो, उसे वहीं के स्कूल में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अभी हम अपने उत्तराखंड राज्य में 14 से LT के टीचरों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। ये इसी महीने हम दे देंगे। हम अपने राज्य में 2100 प्राइमरी के टीचरों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं कि अब प्रत्येक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में हम एक चतुर्थ श्रेणी से लेके और 4 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को रखने जा रहे हैं। हम अपने राज्य में 2400 लोगों को इनको भी नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस 2 महीने में हम 6000 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी देने जा रहे हैं और ये 6 के 6000 लोग उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे। मंत्री जी का यही बयान राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहा। विपक्ष जहां सवाल पूछ रहा है कि प्रदेश में बाहर के लोगों को कब से नौकरी मिलने लगी। नियम के अनुसार साल 2011 से उत्तराखंड में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती है। वहीं विभाग के कर्मचारी भी कहते हैं कि ये बयान समझ से परे है। कहीं एक तो उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी होंगे, ये तो पहले से है। मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है और मूल निवासियों की ही नौकरी लगती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2400 पद हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में रखे हैं, 1 या 4। उन्होंने कहा 1, फिर कहा 4। तो इसमें उस बात को स्पष्ट कर देते जो हम लगातार कह रहे थे कि 2200 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस को बंद करके ये 695 स्कूलों में परिवर्तित कर रहे हैं। 2010 से हमारे उत्तराखंड में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे यहाँ पर श्रेणी ग और जो घ के पद हैं वो सब उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए ही अब यहाँ पर व्यवस्था है। वैसे उत्तराखंड में 6000 पदों पर नौकरी का पिटारा खुलना अपने आप में अच्छी खबर है, लेकिन मंत्री जी के बयान से कंफ्यूजन खड़ा हो गया है कि क्या उत्तराखंड में बाहरी लोगों को भी नौकरी में प्राथमिकता मिलती रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा के धौलादेवी इलाके में पिछले 15 दिनों में 7 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 3 लोगों की वायरल फीवर की वजह से मौत होने की बात सामने आई, जिनमें से एक युवक की मौत चौखुटिया में हुई है, जबकि 4 बुजुर्ग लोगों की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। गांव के जल स्रोत की जांच भी की जा रही है। वायरल डिजीज इसके कारण जो वर्तमान में है 3 डेथ उसमें रिपोर्ट हुई है। बाकी जो 4 डेथें हैं वो एजेड हैं, किसी की एज 65 है, किसी की 70 है, किसी की 72 ईयर्स है। तो हो सकता कोमोर्बिडिटी रहा हो उनको, या और सीओपीडी रहा हो, एग्जिस्टिंग रहा हो, और लगातार टीमें वहाँ सर्विलेंस कर रही हैं। और ये सर्विलेंस लगातार पानी की, ब्लड सैंपलिंग की वहाँ जांच चल रही है। ऐसी जानकारी आने के बाद हमने जो धौलादेवी क्षेत्र और चौखुटिया क्षेत्र में हमारे सीएमओ और उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम जा रही है। जिला प्रशासन की भी जानकारी के अनुसार उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर उनको सूचनाएं मिल रही हैं। मेडिकल की भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आदिम राजी नाम की ये जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में अब इस जनजाति की मुख्य धारा में लाने की कोशिशें भी तेज होने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती है, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। हालात ये हैं कि राजी जनजाति के अब सिर्फ 130 परिवार ही बचे हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। राजी जनजाति की औसत उम्र 50 साल से भी कम आंकी गई है। ऐसे में इनके लिए बेहतर हेल्थ सर्विस पहली दरकार है। डेथ रेट बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये एक बड़ा कारण है। पॉपुलेशन घट रही है तो राजी जनजाति का लुप्त होना जारी है। ये मतलब पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है, तो और ऐसा इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। राजी जनजाति की कृति रजवार ऐसी पहली लड़की हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है। साथ ही कृति इस जनजाति से निकलने वाली पहली पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। सरकार भी अब इस जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाओं में एक साथ काम कर रही है। जंगलों में रहने वाली जनजाति को सम्मेलनों के जरिए मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ढांचागत विकास काफ़ी हुआ है, मगर मानव संसाधन विकास जिसे हम कहते हैं, जैसे शिक्षा जिसमें टीचर हों, हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर हों, और सबसे बड़ी उनकी आजीविका, और 2006 का जो वन कानून है उसके तहत उनके ज़मीनों पे उनका मालिकाना हक। राजी जनजाति दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजाति में भले ही हो, बावजूद इसके इन्हें अब तक जमीन का हक तक नहीं मिल पाया। जमीन नहीं होने से ये जनजाति कई अधिकारों से दूर है। साथ ही रोजगार और शिक्षा से भी इसे जोड़ा जाना है ताकि ये आदिम जाति इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।